नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जहांगीर एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम। टाइटल आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डैफोडिल्स। वैसे इसका टाइटल जो है आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ये भी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो आप यूँ मान के चलिए कि इसके दो टाइटल हैं। क्लियर? हालांकि जो दूसरा जो टाइटल है आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, ये थोड़ा मिसलीडिंग भी हो सकता है अर्थ की निगाह से। अर्थ की निगाह से ऐसे कि यहाँ पर आई शब्द जो है आप समझेंगे कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आई विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आई वॉन्डर्ड लॉनली, तो मैं ऐसे ही अकेले भटक रहा था, जिसका तात्पर्य ये भी लिया जा सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नितांत अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस टाइटल से आपको मिसलीड नहीं होना है। डैफोडिल्स पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके दो टाइटल आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पहले बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन की। पहले बात करेंगे इनका जन्म जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1770 में हुआ है। लेकिन 1770 में कब? 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक स्लाइड चाहिए जो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। सबसे पहले हम बात करें पोइट्स इंट्रोडक्शन की। पोइट्स इंट्रोडक्शन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को होता है। 7th of April 1770 में। कहाँ होता है? कोकरमाउथ, कम्बरलैंड में, लेक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जी हाँ, लेक डिस्ट्रिक्ट प्लेस का नाम है, जिला समझ लीजिए भाई आप, है ना। जैसे आपको समझ आए वैसे आप समझ सकते हैं। तो जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोकरमाउथ, जो कम्बरलैंड में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इसका जन्म होता है। वैसे लेक पोएट्स भी आपने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट वाला जो इलाका है, इसमें और भी कुछ पोइट्स हुए थे, जैसे एस टी कोलरिज है, रॉबर्ट साउदी है और विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, तो इनको मिलाकर के इनको कहा जाता है लेक पोएट्स। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। खैर, फिर से आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। तो इसको साइड में लिख देता हूँ, लेक पोएट्स। शायद में क्या यहीं ले लेते हैं, चलिए बिंदुवार तरीके से ले लेते हैं, है ना। पहले इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, पहले कोकरमाउथ और कम्बरलैंड। कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, और ये दोनों जगह आपकी कहाँ है? लेक डिस्ट्रिक्ट इसमें। और यहीं से एक शब्द आपको जो याद रखना है वो है लेक पोएट्स। लेक पोएट्स में ये 3 नाम आप याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ, साउदी, जिसको सदे भी पढ़ा जाता है, सदे ऐसे करके भी इसको पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे भैया साउदी पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं इसको साउदी ही पढ़ूंगा। इसके अलावा एस टी कोलरिज, माय फेवरेट। ठीक है, ये सारे जो हैं लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट जो हैं कहलाते हैं। इनको लेक पोइट्स या लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट भी इनको कहा जाता है। खैर, विलियम वर्ड्सवर्थ पे वापस आते हैं। तो इनकी जो अधिकांश कविताएं हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के जो ड्रामेटिक जो लैंडस्केप हैं उन्हीं से प्रेरित थी। तो यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है, लैंडस्केप है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इसने इनको बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित किया था। ठीक है, अब जब 1770 में इनका जन्म होता है तो इसके 1 वर्ष पश्चात यानी 1771 में इनकी बहन डोरोथी का जन्म होता है, और इनकी बहन जो है आजीवन इनके साथ रही। 1700 डोरोथी, जो कि इनकी सिस्टर है,
1771 में इसका जन्म होता है। जो इनकी लाइफ लॉन्ग कंपेनियन रही, ताउम्र इनके साथ रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के माता पिता की मृत्यु जो है वो प्रारंभिक काल में ही हो जाती है, यानी जब छोटे बच्चे थे तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पेरेंट्स की, इनकी नहीं, इनके पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है। अब पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो इनके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, इनकी जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने इनकी देखभाल करी। 1787 से 1790 के बीच में इनका जन्म होता है 1770 में। अब मैं बात कर रहा हूँ 1787, जब ये 17 वर्ष की आयु के थे, तो वहाँ से 1790 के बीच, यानी जब ये 17 से 20 वर्ष की आयु के थे, उनके बीच में वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज में अध्ययन किया, स्टडीड एट कैम्ब्रिज। ठीक है, अगला पहले पॉइंट ले लेते हैं। अर्ली डेथ ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की जल्द मृत्यु होती है। लुक्ड आफ्टर बाई रिलेटिव्स, तो ए भैया नाने रड़ा का पढ़ रहा। ठीक है, फिर इसके बाद में 1787 से लेके 1790 स्टडीड एट कैम्ब्रिज। इन्होंने पढ़ाई करी कहाँ पे? कैम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई करी। अब ये इलाका बड़ा खूबसूरत है, तो यहाँ आसपास में झीलों की तरफ घूमते हुए, और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, ये उसी दौर की बात है, तो फ्रांस की क्रांति से बड़े प्रभावित थे। ठीक है, तो क्रांतिकारी फ्रांस जो है वहाँ भी इन्होंने घूमा। फिर एल्प्स पर्वत जो है उनकी ट्रैकिंग करी, ऐसे छुट्टियाँ ये बिताया करते थे, यानी प्रकृति के सानिध्य में रहा करते थे। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर 1795 में लगभग जब इनकी आयु 25 वर्ष रही होगी, वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ने वेस्ट कंट्री नामक स्थान पर अपना घर जो है जमा लिया, बसा लिया। वहीं पर उनकी मुलाकात, ध्यान दीजिएगा ईयर पे, 1795 की बात कर रहा हूँ, वहीं पर इनकी मुलाकात जो है एस.टी. कोलरिज अर्थात सैमुअल टेलर कोलरिज से होती है। एस.टी. कोलरिज कौन है? ये वही कोलरिज हैं जिनके साथ मिलकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में 1798 में लिरिकल बैलेड्स जो है वो पब्लिश किया था। ठीक है, और इस लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिसिज्म की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। क्लियर? तो मैं उस एस.टी. कोलरिज की बात कर रहा हूँ, तो इनकी पहली मुलाकात एस.टी. कोलरिज से वहीं पे होती है, वेस्ट कंट्री में। ठीक है, 1798 में ये दोनों मिलकर के क्या पब्लिश करते हैं? ये पब्लिश करते हैं अपना लिरिकल बैलेड्स। हालांकि उसमें बतौर लेखक किसी का नाम नहीं आता है। आगे के वर्षों में जब इसको रीपब्लिश किया जाता है तो सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। कभी भी उसने वर्ड्सवर्थ ने एस.टी. कोलरिज का नाम नहीं दिया उसमें, वो एक अलग विषय है, तो उसकी चर्चा खैर अपन नहीं करेंगे। उसमें कुल मिलाकर के 23 रचनाएं थी, 23 में से 4 एस.टी. कोलरिज की थी और बाकी 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ये भी थोड़ा सा आप तथ्य जो है ध्यान में रख सकते हैं। उन 4 के अंदर क्रिस्टाबेल भी था एस.टी. कोलरिज का, और आपका एंशिएंट मैरिनर भी था उसी में। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के खैर 19 वर्क थे उसके अंदर। अब इसी वेस्ट कंट्री इलाके में रहते हुए उन्होंने लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स फ्रॉम या फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, ये भी लिखा। यहीं पर रहते हुए उन्होंने लूसी पोएम्स लिखी। लूसी पोएम्स भी आप जरूर याद रखिएगा, इसको भी घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। जैसे आपने अपने सेकेंड ईयर या आई होप थर्ड ईयर, आई थिंक सेकेंड ईयर में रहा होगा आपके, सेकेंड ईयर में आपने सोलिटरी रिपर इस तरह की जो पोएम है वो जरूर पढ़ी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो उसमें जो पात्र होती है, लड़की जो होती है, उसका नाम लूसी संबोधित किया गया। तो लूसी नाम से, लूसी पात्र नाम से जो इसने रचनाएं काफ़ी सारी लिखी थी, एक ही पोएम नहीं थी, और भी कई तरह की पोएम्स थी। तो लूसी पोएम्स भी
उन्होंने उसी दौर में लिखी थी। क्लियर? तो पहले इनको अपन बिंदुवार लिख लेते हैं इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे चल लेते हैं। वेस्ट कंट्री जो इलाका है वहां आते हैं। यहीं पर एसटी कॉलरिज से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, और इसी दौर में इन्होंने अपनी लूसी पोएम्स लिखी। लूसी पोएम्स के अलावा इन्होंने लाइन्स रिटर्न अबव टिंटन एबे, इसको लिखा। इसके अलावा 1798 में, अगली स्लाइड में लेते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है, अगली स्लाइड में लेंगे इसको। 1798 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा। और लिरिकल बैलेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लिरिकल बैलेट्स को रोमांटिसिज्म की शुरुआत कहा जाता है। 1798 से लेकर के 1837 तक आपका रोमांटिसिज्म चलता है। तो इस रोमांटिसिज्म का श्रेय जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात होगी यहाँ तक। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद में फिर क्या होता है कि वर्ड्सवर्थ और डोरोथी जो है 1799 यानी 1798 तक का मैंने आपको बता दिया। तो 1799 में ये लेक डिस्ट्रिक्ट में लौट आते हैं। 1799 डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ returned to लेक डिस्ट्रिक्ट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में वापस लौट आते हैं 1799 में। और यहीं आकर के ये एक स्थान जिसका नाम है ग्रासमियर, जिसको ग्रास मेरे भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है, ग्रासमियर भी इसको पढ़ा जाता है, वहीं पर बस जाते हैं। ठीक है, एंड सेटल्ड इन ग्रासमेयर। अब इनके पड़ोसी देखिए, रॉबर्ट साउदी और कॉलरिज आसपास ही रहते थे। यही कोई 2-4-5 किलोमीटर का फासला रहा होगा। ठीक है, रॉबर्ट साउदी और कॉलरिज जो है इनके आसपास ही रह रहे हैं। अब क्या होता है कि इनके जो पिता थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, इन्होंने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया था और उनका जो कर्जा है वो किसी एक अन्य व्यक्ति ने रीपे किया, चुकाया। यानी जिस व्यक्ति ने चुकाया उसके कर्जदार हो गए। तो उस कर्ज को उतारने के स्वरूप ऐसा समझ लीजिए कि इनके ऊपर कर्जा था, उस कर्जे को चुकाने के फलस्वरूप इनको क्या करना पड़ा, मैरी हचिंसन, हालांकि मैरी हचिंसन जो है इनकी बचपन की साथी थी। ठीक है, तो उससे उनको शादी करनी पड़ी। मैरी हचिंसन से इन्होंने शादी करी। इससे पूर्व ये फ्रांस भी गए थे और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित भी थे, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। तो वहाँ पर एनी टी एक नाम से एक महिला थी, लड़की थी, उस लड़की से इन्होंने इनके संबंध रहे
और आउट ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है, उनकी एक बेटी भी हुई, और उस बेटी को ये ईयरली कुछ पैसा भी सेंड किया करते थे उसकी देखभाल के लिए, और बाद में एक फाइनल एक बड़ा अमाउंट जो है उन्होंने पे भी किया था कि अब एक फाइनल अमाउंट दे करके मैटर को निपटाते हैं, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो पहले एनिटी से इनके संबंध रहे और उसके बाद में फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मैरी हचिंसन से शादी करी है, ठीक। तो मैरी हचिंसन से जो शादी हुई वो क्यों हुई? पहली बात तो जान पहचान भी थी, बचपन की मित्र भी थी, और दूसरा जो इसके पिता जो थे मैरी हचिंसन के, ठीक है, उन्होंने इनका कोई पुराना कर्जा चुकाया था, उसलिए। क्लियर? तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसको। हालांकि ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर ध्यान रखें। मैरिड मैरी हचिंसन, तो उन्होंने मैरी हचिंसन से शादी करी है, टी आएगा इसमें मुझे। क्लियर? अब ग्रासमेयर ने इनके जीवन के उनकी कुछ महान कविताओं को भी प्रेरित किया जब ये ग्रासमेयर में रह रहे थे, ठीक है। अभी मैंने लिखा था पे ग्रासमेयर। क्लियर? तो ग्रासमेयर में रहते ही इन्होंने कुछ शानदार कविताएं लिखी, और ये पोएम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डैफोडिल्स कह लीजिए या आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड कह लीजिए, ये इसी दौर की कविताओं में से एक है। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ओड भी लिखा था, ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, ये भी इसी प्रवास के दौरान इन्होंने लिखा था, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। तो मैं यही बात लिख देता हूँ आपको। Daffodils and intimations on immortality। ये दोनों जो वर्क हैं इसी दौर की देन हैं, काफ़ी खूबसूरत इनकी रचनाएं हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 1813 की बात करेंगे, ठीक है। तो 1813 में वर्ड्सवर्थ जो है रीडल माउंट, जो कि एम्बलेसाइड नाम एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कविताएं लिखना बंद कर दिया, कविताएं लिखना बंद नहीं किया। ये जो दौर था 1798, ध्यान दीजिएगा, 1798 जब लिरिकल बैलेट्स आया था, तो उसी वक्त उन्होंने अपने जीवन की एक महान ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है द प्रिल्यूड, उसका लेखन कार्य शुरू कर दिया था, और 1805 में उसको फिनिश किया। हालांकि एक बात अलग है कि वो 1805 में जो वर्क उन्होंने पूरा फिनिश कर लिया था, वो 1850 में उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद में पब्लिश होता है, द प्रिल्यूड, जो कि मैग्नम ऑपस कहलाता है इनकी करियर का, अर्थात इनकी करियर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहलाती है, ठीक है। तो 1813 में क्या होता है, ये वर्ड्सवर्थ फैमिली जो है, अर्थात ये और इनकी बहन और इनकी पत्नी जो है, ये सारे लोग जो है रीडल माउंट, जो कि एम्बलेसाइड में पड़ता है, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर भी कविताएं लिखना जारी रखते हैं, और इस दौर में उन्होंने एक्सकर्शन, रिवर डडन, ठीक है, आदि इस तरह की जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। हालांकि वो इतनी ज़्यादा चर्चित नहीं है जितना कि मैंने ये नाम लिया, ये वाली चर्चित है। अब 1843 में रॉबर्ट साउदी, जो कि पोइट लोरिट हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात विलियम वर्ड्सवर्थ को उनके स्थान पे पोइट लोरिट बना दिया जाता है 1843 में। ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर वो अपनी मृत्यु पर्यंत जो है वो क्या रहे, पोइट लोरिट रहे। 1770 में इनका जन्म होता है, 1850 में इनकी मृत्यु होती है। ये लगभग 80 वर्ष के जीवन में लगभग 7 वर्ष ही क्या रहे, राजकवि के पद पे रहे। तो इस तथ्य को यहाँ ले लेते हैं।
1843 में पोइट लॉरेट बन जाते हैं। किसके बाद में बनते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, आफ्टर साउदी। तो 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ग्रेसमेर में जहां पर रह रहे थे वहीं पर चर्चयार्ड में इनको दफना दिया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद रखिएगा इस चीज को, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जिन पर इन्होंने काम शुरू किया था 1798 में, नाम है प्रिल्यूड। 1805 में पूरी कंप्लीट लिख चुके थे, ठीक है, लेकिन पब्लिश जो है वो कब होती है, वो 1850 में होती है, इनकी मृत्यु के बाद में। यानी कहने को हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब ये पोइट लॉरिएट बने थे तो उस पोइट लॉरिएट बनने से पहले इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ जो कलाकृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो पहले लिख चुके थे। उसके बाद में इतना कुछ खास इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। अठारह में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आप थोड़ा अब ध्यान रखेंगे। तो ये रहा इनका जीवन। तो ओवरऑल देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 1750 में, मृत्यु 1850 में होती है, 80 वर्ष का जीवन जीते हैं, एक रोमांटिक पोएट थे। इन्होंने कल्पनाओं से परिपूर्ण, कल्पनाओं से भरपूर कविताएं लिखी जो कि आमतौर पर प्राकृतिक दुनिया पर आधारित थी, क्योंकि खुद कहते थे कि मैंने जो भी मेरे अंदर जो पोइटिक टैलेंट आया है, ये सारा पोइटिक टैलेंट जो है वो मैंने प्रकृति से सीखा है, प्रकृति ने मुझे सिखाया है। और प्रकृति के दो एलिमेंट, एक तो उसका खूबसूरत सुंदर स्वरूप यानी ब्यूटी, और दूसरा उसका विकराल स्वरूप जिसको फियर नाम से संबोधित करते हैं, कि ब्यूटी एंड फियर, इन दो फैक्ट्स ने ही मुझे क्या किया, नर्चर किया है। तो उनकी कविता जो है अन्य रोमांटिक कवियों की तरह से मोस्टली क्या होती थी, सब्जेक्टिव पोइट्री होती थी, क्लियर। और फ्रांसीसी क्रांति के युग में ये थे जिंदा, तो जिसका शुरुआत में उन्होंने समर्थन भी किया था, अर्थात फ्रांसीसी जो क्रांति थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, उसके शुरुआत में पक्षधर थे, हालांकि बाद में उसके खिलाफ हो गए। तो कुछ विद्वान जो है एक चीज़ और भी कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है और उनकी बहन डोरोथी जो है, उनके बीच में उनका रिश्ता जो है उस पर कई बार ये सवाल या निशान लगाते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं, कुछ जो क्रिटिक्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि इनकी बहन के साथ में जो रिलेशन जो था, जो संबंध जो था, क्योंकि इनकी बहन पूरी जिंदगी इनके साथ रहती है, तो उस बहन के साथ में जो इनका रिलेशन जो था ना, वो एक प्लेटोनिक जो लव होता है, अर्थात आध्यात्मिक प्रेम जो था, उससे भी परे का एक प्रेम था, ठीक है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसके बावजूद भी क्या करी है, शादी भी करी है, उनकी पत्नी भी है, और अपनी पत्नी और बहन के साथ में ये रहते भी थे। तो इस मुद्दे पे खैर अपने को ज़्यादा बात नहीं करनी है, अपने को सीधे पोइम की तरफ चलना है। तो वर्ड्सवर्थ के सबसे अच्छे मित्र जो रहे वो आपके एस टी कोलरिज थे, और दोनों मिलकर के रोमांटिक युग के महान कवियों में दोनों का शुमार था। एस टी कोलरिज इनके समकालीन कवि थे जिन्होंने अपनी रोमांटिक दृष्टि को गति दी। दोनों ही प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे, स्वच्छंदतावाद आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे, रोमांटिक मूवमेंट के एक्टिव मेंबर्स थे दोनों। हालांकि एस टी कोलरिज थे एक नशेड़ी व्यक्ति भी थे, ओपियम ईटर थे, ठीक है, अफीम के नशे में रहते थे, और कई बार तो पूरा दिन जो है अफीम के नशे में झीलों के किनारे ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन उनकी जब भी आप कोई रचनाएं उठा करके पढ़ें तो उसका एक अलग ही एक आनंद होता है। वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज में ये बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एस टी कोलरिज को जब भी पढ़ते हैं तो एक म्यूजिकल क्वालिटी जो है उसमें अपने आप ही झलकने लग जाती है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा एक फैक्ट काम करता है, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं इसमें। तो हम बात कर रहे थे इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की और एस टी कोलरिज की, थोड़ा बीच में जिक्र आ गया तो विलियम वर्ड्सवर्थ पे वापस आ जाते हैं। अब बात थोड़ी सी रोमांटिक मूवमेंट के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक पोइट थे, रोमांटिक एज के ये पोइट थे, और रोमांटिक एज की शुरुआत जो है
वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलिंज का इनका जो जॉइंट वेंचर है लिरिकल बैलेट्स, इनको माना जाता है। लेकिन इनके अलावा एक और रचना भी है, विलियम ब्लेक की एक रचना है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसको भी इसी बात का श्रेय दिया जाता है। विलियम ब्लेक और उसकी रचना क्या है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसको भी इस बात का श्रेय दिया जाता है कि लिरिकल बैलेट्स और विलियम ब्लेक की इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और आपकी एस.टी. कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स, इनको श्रेय दिया जाता है। लेकिन मोटा जो श्रेय है वो कौन ले गया, लिरिकल बैलेट्स इसमें ले जाता है। अब ये जो विलियम ब्लेक हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो लिखा, उसकी इतना खैर चर्चा नहीं हुई। रोमांटिक एज जो है 1837 में जाकर के खत्म होता है, जब क्वीन विक्टोरिया जो है गद्दी नशीन होती हैं, अर्थात सत्ता पे काबिज होती हैं, सिंहासन पर बैठती हैं। ठीक है, रोमांटिक जो पीरियड चला उसमें एक बात जरूर आपको याद रखनी चाहिए, और वो बात पूछी भी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें जो रोमांटिक एज जो है, रोमांटिक मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट के अंदर दो तरह के जनरेशन के पोइट्स को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। एक को कहा गया है फर्स्ट जनरेशन पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज, और सेकंड जनरेशन पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज। इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं। रोमांटिक एज, ठीक है, ये कब से कब तक चला आपका, 1798 में शुरू हो गया और 1837 तक चला। इसके बाद में आपका विक्टोरियन एज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जब गद्दी पर बैठती है तब। तो इस रोमांटिक एज में यहां पर फर्स्ट जनरेशन के जो पोइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनको सीनियर पोइट्स भी कहा गया है। फर्स्ट जनरेशन वालों को सीनियर पोइट भी कहा गया है, इनको लेक पोइट भी कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अर्थात जो लेक पोइट्स हैं उनको आप फर्स्ट जनरेशन पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें ये कौन कौन से नाम हैं, एक तो वर्ड्सवर्थ हो गया आपका, साउदी हो गया, और एक हो गया आपका कॉलरिज, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, लेक पोइट्स भी बोलते हैं। इनको आप सीनियर पोइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड जनरेशन के हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। इसमें जॉन कीट्स आ जाएगा आपका, पी.बी. शैली, ठीक है, ये भी हो जाएगा, और बायरन, लॉर्ड जॉर्ज बायरन, जिनको प्रकृति का हिंसक स्वरूप पसंद था, ठीक है, वही बायरन। तो ये इसमें यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जो ये लिटरेरी क्लासिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डैफोडिल्स, इसको हम आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज क्विंटेसेंशियल पोएम ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, अर्थात रोमांटिक जो मूवमेंट है उसकी सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी जो पोएम का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली कविताओं में से एक है। इसकी रचना वर्ड्सवर्थ ने करी है, जिनका और ये लगभग 1804 के आसपास लिखी गई है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। अभी थोड़ी मैंने जो क्रोनोलॉजी वर्ड्सवर्थ के जीवन की ली थी उसमें भी मैंने आपको इस बात का हिंट दिया था। बाद में हालांकि इस चीज़ में थोड़ा संशोधन भी किया। थोड़ा एक स्लाइड ले लेते हैं, अलग हेडिंग ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम।
ये लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। तो 1804 के आसपास में इस पोएम की इन्होंने रचना करी थी। बाद में हालांकि इसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ पंक्तियां जो है इनकी जो वाइफ है उन्होंने भी सुझाव दिया उन पंक्तियों का। तो बाद में इसका जो फाइनल जो संस्करण जो है आया वो 1815 में आता है। क्लियर? 1804 में पहला इसका एडिशन आता है और फिर उसके बाद में कुछ इसमें सुधार किए जाते हैं, अर्थात इसमें संशोधन किए जाते हैं और संशोधनों के पश्चात में ये 1815 में पब्लिश होती है पूर्णतः। उसके बाद में कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अठारह सौ 4 में फर्स्ट अपीयर्ड, ये पहली बार आती है। 1815 में इसका जो फाइनल वर्जन है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, ये कविता इंग्लैंड के जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसका जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो सैर करता है, जो अभी मैंने एक नाम लिया था ग्रासमेयर, वहाँ पर एक पार्क है गो बैरो पार्क, गो बैरो, ठीक है, गाँव बैरो भी इसको पढ़ देते हैं। तो वहाँ पर ये वर्ड्सवर्थ महोदय जो हैं अपनी बहन के साथ में एक सैर पे जाते हैं। लिख देता हूँ नाम। तो वहाँ पर ये एक सैर के लिए उसमें जाते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे असंख्य जो डैफोडिल्स फूल हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी एक लंबी सी चादर है इनको दिखाई पड़ती है और इतनी लंबी दिखाई पड़ती है कि इनको कहीं पर दूर दूर तक जमीन देखने को नसीब नहीं होती है। यूँ मान लो कि कोई समंदर बह के आ रहा हो फूलों का। और इस दृश्य ने कवि को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और ये प्रभाव जो काफ़ी लंबे समय तक रहा। जब ये एकांत में अकेले में अपने थॉटफुल माइंड के साथ में बैठते थे तो उस वक्त भी ये जो दृश्य है, लैंडस्केप जो है, बार बार इनकी मेमोरी में फ्लैश अपॉन होता था और उससे प्रेरित होकर के फिर उन्होंने क्या किया, इस पोएम की रचना करी। यानी बार बार इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में ये दृश्य जो हैं डैफोडिल्स के बार बार आते थे। खूबसूरत दृश्य। तो ये पोएम जो है एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट रचना है रोमांटिक एज की, जिसमें कल्पना है, मानवता है और प्राकृतिक दुनिया के बारे में प्रमुख विचार जो हैं वो सारी चीज़ें एक साथ जो हैं पोइट जो है यहाँ पर लेकर के आता हमारे लिए। इन शॉर्ट यदि मैं आपसे कहूँ, द पोइट वॉज वॉन्डरिंग लॉनली ओवर द वैलीज एंड द हिल्स when suddenly he came across a lot of daffodils flowers beside a lake। अर्थात जो पार्क है, जो प्राकृतिक लैंडस्केप है, उसमें क्या कर रहा था, घूम रहा था। इसकी बहन इसके साथ थी और उसी वक्त अचानक से उसे बहुत सारे डैफोडिल फ्लावर्स जो है दिखाई देते हैं और उनको देख करके कवि अत्यधिक खुश होता है। द पोइट वॉज ओवरजॉयड at the lovely sight of the flowers which seemed to be tossing their heads and dancing, जिनके बारे में खुद ये पंक्ति फ्रेज यूज करता है, tossing their heads and dancing, जैसे कोई इंसान झूम रहा हो, नाच रहा हो, गर्दन हिला हिला के। ठीक है, इन द माइल्ड ब्रीज, हल्की हल्की जो उस वक्त हवा बह रही होती है, उनके साथ में डैफोडिल फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। तो charmed by the daffodils या attracted by the daffodils he gazed at them for long, और उनसे आकर्षित होकर के वो लंबे समय तक उनको निहारता रहता है, उनकी खूबसूरती को निहारता रहता है। लेटर इन हिज लाइफ, और बाद में उसके जीवन में क्या होता है, when in vacant or pensive mood, in thoughtful mood, the poet felt pleasure with the memory of those flowers flashing upon his inward eye। अर्थात जो आंखें बंद करके लेट रहा होता है तब भी अचानक से वो
डैफोडिल्स के जो दृश्य हैं जो उन्होंने देखे थे उस दिन, वो बार बार उसे याद आते हैं, और उन यादों को याद कर रख के भी वो क्या करता है, खुशी का एहसास करता है। और इसी एहसास को उसने इस पोइट्री में, इस पोएम में हमारे सामने उतार करके रख दिया है। क्योंकि खुद भी तो कहता है ना कि पोइट्री क्या है। पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र में स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस हैं, अर्थात आपके भीतर कुछ पावरफुल इमोशंस हैं और वो इतनी तीव्र होती हैं कि उनका स्पॉन्टेनियस अर्थात स्वाभाविक रूप से ओवरफ्लो, वो इतनी ओवरफ्लो होने लग जाती है कि वो अपने आप ही बाहर निकलती है पोइट्री के तौर पे। और एक बात इन्होंने खुद कही है कि पोइट्री के अंदर जिस लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो लैंग्वेज एक आम व्यक्ति समझ सके ऐसी होनी चाहिए, अर्थात द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री मस्ट बी द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, अर्थात ये भी आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह की भाषा का हम प्रयोग प्रोज में करते हैं वैसी भाषा का प्रयोग आप पोइट्री में भी करें, क्योंकि प्रोज जैसी भाषा किसको समझ में आती है, आम लोगों को समझ में आती है। तो वर्ड्सवर्थ ये भी कहते हैं कि आम लोगों की भाषा ही पोइट्री की भाषा होनी चाहिए। तो खैर बातें बहुत सारी होगी, वर्ड्सवर्थ के बारे में भी होगी और इस पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में भी हो चुकी है। तो अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली पंक्ति है हमारे सामने, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। यहां पर आई शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। आई यानी मैं, खुद की बात कर रहे हैं। खुद की बात करने का मतलब ही क्या हो गया कि यहां पर ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है इसमें आ जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आई कहते से ही यहां पर आपके सामने उपस्थित हो गया है। क्लियर? आई वॉन्डर्ड, मैं घूम रहा था, मैं भटक रहा था। वैसे वॉन्डर शब्द का मतलब क्या होता है, टू गो समवेयर विदाउट पर्पस, अर्थात निरुद्देश्य घूमना, आपने अड़के अगर तफरी मारना है ना, हांडना मारणी बोलते हैं अपने। तो ये कुछ वैसे ही कर रहे थे, ऐसे घूमने गए थे, बस यूं ही चले मजे के लिए घूम के आते हैं इधर उधर। तो आई वॉन्डर्ड लोनली, लोनली ना अकेले, एज अ क्लाउड, जिस तरह से आसमान में बादलों में से कोई एक टुकड़ा जो है उनसे अलग होकर के हवा के साथ में यूं ही अकेला बहता रहता है, भटकता रहता है, उसी तरह से मैं भी अकेले घूम रहा था। हालांकि ये अकेला नहीं था, इसके साथ में इसकी सिस्टर डोरोथी थी। क्लियर? यहां पर थोड़ी सी ये भी बात कर लीजिएगा, एज ए क्लाउड, एज का प्रयोग किया, अर्थात इसने अपनी तुलना, अपने अकेलेपन की तुलना जो है वो किसके साथ कर डाली है, बादलों के झुंड में से एक बादल का टुकड़ा जो अलग हो चुका है, अलग भटक रहा है, उसके साथ में कर डाली है। तुलना करते इसमें एज और लाइक का प्रयोग किया है, अर्थात यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, सिमिली का प्रयोग किया गया है फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे। अब ये क्लाउड की विशेषता बताता आगे, रिलेटिव क्लोज का इस्तेमाल किया इसने। दैट फ्लोट्स, दैट किसके लिए आ रहा है, दैट आ रहा है क्लाउड के लिए। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, ओवर यानी ऊपर, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर ये जो बादल का टुकड़ा जा रहा है ना, इसकी तरह से मैं भी अकेला भटक रहा था, ये बोलता है। When all at once I saw a crowd, और तभी फिर मुझे वहां पर क्या दिखता है, एक भीड़ दिखती है। किसकी भीड़, अगली लाइन में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें यहां पर एक आध मैं जरूर बोलूंगा। यहां पर पोइट क्या करता है, द हीलिंग एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट ऑफ नेचर, उसको यहां पर प्रोड्यूस करने की भूमिका बना रहा है। पहले तो इसने किसकी बात करी, क्लाउड की बात करी, फिर वेल्स घाटी की बात करी, हिल्स, और फिर किसकी बात करी, पहाड़ियों की बात करी। इस तरह से आपकी जो देखने की, कल्पना करने की जो सेंसेस हैं हमारी रीडर्स की, उनको जागरूक करता है, इवोक करता है, और हमारे सामने बादल, घाटी, पहाड़, ऐसे दृश्य हमारी कल्पनाओं में उपस्थित करता है। तो एक तरह से इन दो पंक्तियों को पढ़ते से ही हम किसके समीप चले गए, प्रकृति के, नेचर के समीप चले गए हैं। तो ये क्वालिटी है विलियम वर्ड्सवर्थ की।
ठीक है, यहां पर अलिट्रेशन का भी आपको एक इस्तेमाल मिलेगा, हाई एंड हिल्स, हाई एच एंड हिल्स, ठीक है, अलिट्रेशन हालांकि इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी है तो है ही, ठीक है। फिर अगली पंक्ति में हम बढ़ेंगे, तो इसने क्या देखा, व्हेन ऑल एट वंस, जब आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तभी मैंने बहुत ज्यादा भीड़ देखी। और क्या देखा, अ होस्ट, उसी चीज को फिर से डिफाइन कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स, एक्चुअली डैफोडिल्स का जो कलर है, ठीक है, उनके ऊपर जो रोशनी गिर रही है, उस रोशनी की वजह से वो कैसे नजर आ रहे हैं, गोल्डन। तो इसलिए यहां पर इसने एडजेक्टिव जो है डैफोडिल से पहले कैसा लिया है, गोल्डन लिया है। क्लियर। बिसाइड द लेक, कहां देखा डैफोडिल्स, ये बहुत सारे डैफोडिल्स कहां दिखे, बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज, झील के किनारे पर भी थे, और आसपास जो पेड़ थे उन पेड़ों के नीचे भी थे। कहने का तात्पर्य है झील के पास, पेड़ों के नीचे, यानी एवरीवेयर, हर जगह वहां पर उसको क्या दिख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स ही दिख रहे थे। ठीक है। अब फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है फड़फड़ाना, डांसिंग का आप जानते हैं नाचना, इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है, जेंटल विंड, जेंटल एयर, ठीक है, मनोरम हवा, थोड़ी तेज नहीं हो, जो सुहावनी हवा जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। तो वैसी मंद मंद हवा बह रही थी, मंद मंद बयार बह रही थी, तो उसके साथ में ये जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं वो फड़फड़ा रहे थे एंड डांसिंग, और उनके फड़फड़ाने को उसने क्या कहा है कि नृत्य कर रहे थे, अर्थात वो उनका तना हिल रहा था, उनकी गर्दने अर्थात फ्लावर्स हिल रहे थे। ठीक है, तो इसकी इसने तुलना किससे कर दी, मनुष्य की तरह से नाचने से कर दी। अब जब आप क्या करते हैं, इस तरह से ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को ट्रांसफर कर देते हैं या ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं किसी निर्जीव को, तो वो प्रयोग कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया डैफोडिल्स के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन, डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज। और इसके अलावा जो वर्ड्स लाइक क्राउड एंड होस्ट, भीड़, होस्ट यानी मेजबान, ये शब्द भी किसके लिए होते हैं, समझ गए आप, तो आर यूज टू शो दैट दे आर प्लेंटी नंबर्स, ये भी इंसानों के लिए होते हैं। फिर ये क्राउड, होस्ट, ये शब्द ये इंगित करते हैं कि यहां पर फूलों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर यहां पर बिसाइड का बी, बीनीथ का बी, ये भी आप किसका प्रयोग देख रहे हैं, ये अलिट्रेशन का प्रयोग आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, ये आपको पर्सोनिफिकेशन का मिल जाएगा, क्योंकि नाचने का ये जो कार्य है, नृत्य करने का कार्य है, ठीक है, ये तो कौन करेगा भाई, इंसान ही करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो अब चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या है, सुनिएगा कि कवि जो है इंग्लैंड के जो पर्वतीय लेक डिस्ट्रिक्ट वाला इलाका है, अर्थात जो पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, उन पर पोइट क्या कर रहा है, एक निरुद्देश्य भटक रहा है। उसी समय अचानक से उसकी नजर झील के किनारे और पेड़ों के नीचे बड़ी संख्या में जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं उन पर इसकी नजर पड़ती है, और ये फूल जो है हवा में फड़फड़ा रहे हैं और नाच रहे हैं। कवि यहां पर सीधे तौर पर अपनी तुलना किससे कर देता है, बादल से कर देता है, क्योंकि वह बादलों की तरह बिना किसी लक्ष्य के निरुद्देश्य भटक रहा है यहां, और ऐसा करने में क्या करता है, सिमली का प्रयोग करता है। फिर क्राउड और होस्ट जैसे शब्द जो हैं, होस्ट, ठीक है, और पिछली पंक्ति में क्राउड, देख लीजिए पिछली पंक्ति में क्राउड शब्द आया था, ठीक है, ये रहा। तो क्राउड और होस्ट जैसे एक्सप्रेशंस का भी प्रयोग करता है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि उसने एक बड़े क्षेत्र को बहुत सारे डैफोडिल्स के फूलों से ढका हुआ देखा है। फिर अंतिम पंक्ति में, यहां पे अंतिम पंक्ति में इस स्टेंजा की,
ठीक है, कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं इस पोएम में 24, ठीक है, 24 पंक्तियां आपको मिलेंगी। और स्टेंजा की बात करें तो इसमें आपको 4 स्टेंजा मिलेंगे, प्रत्येक स्टेंजा में आपको 6 पंक्तियां मिलेंगी। तो देखिए हम पहले 3 पंक्ति पढ़ के आ चुके हैं, 3 अब कर ली, यानी यहां पर पहला स्टेंजा खत्म होता है। तो इस लिहाज से ये अंतिम पंक्ति है इस स्टेंजा की। तो इस अंतिम पंक्ति में कवि क्या करता है, फूलों को ये कह करके पर्सोनिफाई करता है कि वे फड़फड़ा रहे थे पक्षियों या तितलियों की तरह से, और नाच रहे थे मनुष्यों की तरह से। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। और इस बात का भी संकेत है कि ये थोड़ा मंद हवा वाला दिन था। इस प्रकार हमें यहाँ का जो लैंडस्केप है उसका एक ओवरऑल आइडिया इसमें मिल जाता है, जिसमें घाटियाँ शामिल हैं, पहाड़ियाँ शामिल हैं, झील शामिल हैं, पेड़ शामिल हैं, और उनके नीचे गोल्डन डैफोडिल्स शामिल हैं, और साथ में हवादार वातावरण शामिल है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेंजा रहा। अब मैं आपको लिए चलता हूं दूसरे स्टेंजा की तरफ। कंटिन्यूस एज ए स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यूस यानी ये जो इसने कुछ देखा है वो खत्म नहीं हुआ, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स जो हैं ये खत्म ही होने को नहीं आ रहे, लगातार इसको दिख रहे हैं, इतनी दूरी में फैले पड़े हैं, और ये चमचमा रहे हैं, चमक रहे हैं। एज द स्टार्स, किसकी तरह से, किसकी तरह से भैया, सितारों की तरह से, दैट शाइन जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे आप जानते हैं, आकाश गंगा। तो यहां पर सिमिली का प्रयोग किया है पोइट ने। पोइट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद द डांसिंग वेव्स एंड शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग स्टार्स। पिछली पंक्ति में डांसिंग वेव्स के साथ किया था, और अब की बार इसका प्रयोग किसके साथ करता है, तुलना किसके साथ करता है, ट्विंकलिंग स्टार्स के साथ करता है, शाइनिंग स्टार्स के साथ में इसकी तुलना करता है। तो यहां पर भी किसका प्रयोग किया गया है, सिमिली का प्रयोग यहां पर किया गया है। क्लियर। और साथ में इमेजरी का भी प्रयोग आप देखिए। वर्ड्सवर्थ यहां पे क्या करता है, ही प्रेजेस द डैफोडिल्स कंपेयरिंग देम टू द मिल्की वे गैलेक्सी। जो आकाश गंगा है उनके साथ में कंपेयर करता है, इमेजरी का प्रयोग भी है इसमें। क्लियर। फिर आगे देखें, दे, अगली पंक्ति में चलते हैं। दे, यहां पर ये दे किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है आपके डैफोडिल्स के लिए। दे स्ट्रेच्ड, वे फैले हुए हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन, अर्थात एक ऐसी पंक्ति जो कभी खत्म नहीं होती। अब आप मुझे बताइएगा, क्या ऐसी कोई पंक्ति हो सकती है इन फूलों की जो कभी खत्म ही ना हो? नहीं। दैट मीन्स यहां पर इस चीज को, उसका इंपैक्ट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये हाइपरबली अर्थात अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, एग्जेजरेशन के माध्यम से। तो ये पंक्ति जो है, कैसी पंक्ति कहेंगे अपन इसको, हाइपरबोलिक लाइन आप इसको कह सकते हैं। ये जो नेवर एंडिंग लाइन जो लिखा है ना, ठीक है, ये कैसी पंक्ति है, ये एक हाइपरबोलिक लाइन है। इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई पंक्ति तो हो नहीं सकती जो कभी खत्म ही ना हो, यथार्थ के तौर पे देखा जाए तो। इसका मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा करके यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, अर्थात डैफोडिल्स जो है वो एक ऐसी पंक्ति में फैले पड़े थे, या इतने दूर इलाके में फैले पड़े थे कि इनका इलाका जो है, इनकी रेंज जो है, पंक्ति जो है, कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसका तात्पर्य ये हुआ, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, किसी खाड़ी के किनारे किनारे चल रहे थे। ठीक है। फिर आगे देखें, 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मैंने यहां पर एक ही बार में 10,000 डैफोडिल्स देखे। अरे भैया, आपका कैलकुलेशन इतना अच्छा है क्या, सटीक है क्या? नहीं, एक बात कैलकुलेशन की नहीं है, ये बात फिर से आ गई आपकी हाइपरबोली की। तो पोइट क्या करता है, सा 10,000 डैफोडिल्स एट ए सिंगल साइट, एक ही बार में सिंगल साइट में 10,000 देख लेता है कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स एक साथ देखे। तो एक्चुअली से कोई काउंट थोड़ी किए हैं, ये बस चीज़ों को एग्जेजरेट कर रहा है। हाइपरबोली का प्रयोग यहाँ पर
है। तो फिगर ऑफ स्पीच फिर से इस पंक्ति में कौन सा काम में आ रहा है? हाइपरबली यहां पे इस पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है। फिर एक चीज और देखिएगा, 10,000 सो आई, यहां पर वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। ठीक, वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, जबकि एक नेचुरल ऑर्डर क्या होना चाहिए था? पहले सब्जेक्ट आता, 10,000 आई सॉ, ठीक है, 10,000 आई सॉ, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में आना चाहिए था। तो जब आप ऐसे करते हैं, वर्ब पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्शन। तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? इन्वर्शन का प्रयोग जो है ये भी आपको मिलता है। ठीक है, तो 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने बहुत सारे डैफोडिल फ्लावर्स एक ही नजर में देखे, और वो फ्लावर्स क्या कर रहे थे? टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग, टॉसिंग मतलब हिलना डुलना, हिलाना। दियर हेड्स, दियर किसके लिए आ रहा है? दे अभी प्रोनाउन यूज किया था अपन ने डैफोडिल्स के लिए, तो ये पजेसिव जो डिटरमिनर यूज हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, इन्हीं डैफोडिल्स के लिए हुआ है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ठीक है, स्प्राइटली का हैप्पी, ग्ली, ग्लीफुल, ठीक है। तो अपने खुशी के नृत्य में ये क्या कर रहे थे? झूम रहे थे, अपनी गर्दनें हिला रहे थे। क्लियर? तो यहां से फिर से पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? डियर हेड्स अपनी गर्दन हिला रहे हैं, गर्दन तो इंसानों की है भैया, नृत्य करते समय उनके साथ में कंपेयर कर रहा है। तो यहां पर फिर से इस पंक्ति में किसका प्रयोग मिल रहा है अपने को? पर्सोनिफिकेशन। एक तरह से देखा जाए, थ्रू आउट द पोएम द पोएट हैज यूज्ड सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीचेस। क्लियर? ठीक है, तो अभी हमने कितनी पंक्तियां ले ली यहाँ पे? 2, 4, 6। यहां पर दूसरा आपका जो स्टेंजा है वो यहां आकर के फिनिश हो जाता है। अब इस स्टेंजा में हमने यहां पर क्या पढ़ा है वो आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो यहां पर एक सिमिली का प्रयोग इसमें किया जाता है। यहां पे देखिए, यहां पे सिमिली का इसमें प्रयोग किया जाता है, और फूलों की तुलना जो है सितारों से की जाती है। ये मिल्की वे जो है, आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा में जो तारों की तरह से चमकते हुए इनको बताया जाता है। इसके अलावा डैफोडिल्स ये चमक रहे थे, सितारों की तरह से टिमटिमा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हवा में लहराते हुए हिल रहे थे। सितारों के साथ इस तुलना का यह संकेत देने में अधिक निहितार्थ हो सकता है कि द फ्लावर्स आर हेवनली एज द स्टार्स, अर्थात यहां पर इनकी तुलना, फूलों की तुलना सितारों से जो कर रहा है पोइट, मुझे लगता है कि इनको एक हेवनली, क्योंकि सितारे हेवनली बॉडी से माने जाते हैं, ठीक है, तो इनकी तुलना जो सितारों से करी गई है ना, ये सोच करके करी गई है द फ्लावर्स आर हेवनली एज द स्टार्स, ये कहने का तात्पर्य यहां पर हो सकता है थोड़ा सा। फिर अगली 2 पंक्तियां जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि खाड़ी के किनारे जहां तक कवि देख सकता था फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन किनारा, बे यानी खाड़ी, ठीक है। तो वहां पर खाड़ी शब्द का इसने इस्तेमाल किया, हालांकि घूमने झील पे गया था और बात खाड़ी तक पहुंच गई। तो खाड़ी के किनारे तक जहां तक कवि देख सकता था फूल दिखाई दे रहे थे, इसीलिए यहां पर नेवर एंडिंग लाइन, ये जो फ्रेज है नेवर एंडिंग लाइन, इसका प्रयोग करता है ये। क्लियर? यहां कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग, पिछली पंक्ति में गए थे कंटिन्यूअस और यहां पर नेवर एंडिंग, ये शब्द जो हैं, ये फ्रेजेस जो हैं, ये भी संकेत दे सकती हैं कि फूलों ने उस पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जो उस पर कंटिन्यूअस है, एक ऐसा प्रभाव जो नेवर एंडिंग है, ये भी कहने का इसका तात्पर्य यहां पर हो सकता है। ठीक है, फिर वर्ड्सवर्थ क्या करता है आगे, यहां पर हाइपरबोली का इसने प्रयोग किया, तथ्यों को एक्सेजरेट किया है। तो वर्ड्सवर्थ क्या करता है? एक्सेजरेट्स द नंबर ऑफ फ्लावर्स बाय सेइंग 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, अर्थात 10,000 मैंने एक ही दृष्टि में देखे, एक ही निगाह में देखे, ऐसा कह करके ये तथ्यों को क्या करता है? एक्सेजरेट करता है। और ये चीज इस बात को इंगित करती है कि कवि ने एक साथ में इतने सारे डैफोडिल्स आज से पहले कभी
नहीं देखे हैं। यदि रोज ही ऐसे देख रहा होता तो क्या आप जिस चीज को आप रोज देखते हो तो क्या आप उस पर हर रोज ऐसा आश्चर्य व्यक्त करते हो? नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपको यदि कोई जोक सुनाऊं आज नया सा, तो आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन सेम जोक यदि मैं आपको सेकंड डे भी वही सुनाऊं तो क्या आपको उतनी हंसी आएगी? मेरे ख्याल में नहीं। तीसरे दिन भी वही सुनाऊं तो हो सकता है आपको नहीं आए। तो इन द सेम फैशन, इन द सेम वे, यदि ये इतनी संख्या में डैफोडिल्स इसने पहले देखे होते तो आश्चर्य जितना कि वो यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, तो क्या उसने पहली बार व्यक्त किया होगा? बिल्कुल किया होगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइम पे उतना आश्चर्य व्यक्त थोड़ी करता। इसका मतलब ये पहली बार इनको देख रहा है। तो इस प्रकार की एग्जिजरेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबली बोलते हैं, और जिसका प्रयोग यहाँ पर इस पंक्ति में आपको मिलता है। अब चलिए अगले स्टेंजा में हम प्रवेश करते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव्स, इन लहरें, बिसाइड देम, ये देम किसके लिए आ रहा है भैया? ये डैफोडिल्स के लिए आ रहा है। ठीक है, और बिसाइड का मतलब क्या हो गया? पास में, बगल में। ठीक है, या बाई द साइड कह सकते हो। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और उन फूलों के पास में लहरें नृत्य कर रही थी। अब लहरें होंगी कि अब बहुत सारी लड़कियां होंगी जो नृत्य कर रही हैं, अर्थात लहरों की तुलना फिर इसने किससे कर दी? इंसानों से कर दी। यानी यहां पर किसका प्रयोग किया गया? पर्सोनिफिकेशन का। द वेव्स ऑल्सो गेट इन ऑन सम ऑफ द डांसिंग, अर्थात यहां पर इस पंक्ति में किसका प्रयोग हुआ भैया? पर्सोनिफिकेशन का इसमें प्रयोग किया गया है। बट, लेकिन फिर, दे, बट कॉन्ट्रारी तथ्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन है। फिर आ गया दे, दे किसके लिए आ रहा है? फिर से डैफोडिल्स के लिए आ रहा है, डैफोडिल्स के लिए। बट दे आउटडिड, आउटडिड का मतलब पीछे छोड़ना, द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस। लेकिन ये क्या करते हैं? कौन? ये डैफोडिल्स जो है अपनी खुशी में इन लहरों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी खुश फ्लावर्स जो है बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर लहरें वो भी खुश है, वो भी नाच रही हैं, लेकिन किसकी खुशी को ज्यादा बताया गया है? डैफोडिल्स की खुशी को ज्यादा बताया गया है। ये कह करके बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी। तो अपनी खुशी में ये इन लहरों को भी पीछे छोड़ देते हैं। इन सच अ जोकंड कंपनी, और इनका जोकंड का मतलब फिर से हैप्पी है, और ऐसी इस खुशी भरे साथ में जब ये दोनों खुश हैं, इनका जो खुशी भरा साथ है, इस माहौल में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? ठीक है, ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, गे का मतलब यहां फिर से क्या है? हैप्पी से है, खुश से है। गे वाला वो नहीं जो आप कहीं आप समझने लग जाओ यहां पे। ठीक है, तो यहां पर इस गे का शब्द का मतलब क्या, किससे लिया जा रहा है? इस गे शब्द का मतलब लिया जा रहा है खुशी से। ठीक है, तो यहां पर इनको फूलों को यहां पर क्या बताया गया है? बहुत ही खुश बताया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन सच अ जोकंड कंपनी, फिर से वापस आएंगे क्योंकि ये पंक्ति इस अगली पंक्ति से जुड़ी हुई है। तो अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे हालातों में कोई कवि भला बेचारा क्या कर सकता है सिवाय इन सच जोकंड कंपनी। ठीक है, ऐसे माहौल में सिवाय खुश होने के कोई कवि क्या कर सकता है? अर्थात इनको देख करके कोई व्यक्ति सिर्फ खुश ही हो सकता है, और मुझे भी उस खुशी का एहसास होता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, देखिए शब्दों का रिपीटेशन देखिए। आई कौन? वर्ड्सवर्थ। ठीक है, फिर से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आ गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज का अर्थ क्या होता है? गेज का अर्थ होता है किसी खूबसूरत चीज को निहारना। देखिए
गेज का वैसे अर्थ देखने से भी होता है, ठीक है। देखने को तो आप लुक भी कहते हैं, लुक यानी देखना। सी यानी भी देखना। वॉच यानी भी देखना। ऑब्जर्व यानी देखना। नोटिस यानी भी देखना, ठीक है। पीप यानी भी देखना। ग्लेयर उसका मतलब भी देखने से, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। लुक का मतलब थोड़े से समय के लिए, अल्प समय के लिए ध्यानपूर्वक देखना। सी यूं ही देखना। वॉच बड़े ही गौर से देखना, ठीक है। स्टेयर घूर घूर के देखना। फ्रॉन ऐसे भरकुटिया तान के और किसी की तरफ गुस्से से देखना। पीप झांक झांक के देखना। और वैसे गेज का मतलब क्या होता है? निहारना। तो आई गेज्ड एंड गेज्ड, तो निहारते किस चीज को है? खूबसूरत चीज को। तो आई गेज्ड एंड गेज्ड, यहां पर रिपीटिशन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? रिपीटिशन का। तो द रिपीटिशन, ये जो रिपीटिशन हुआ है, इट टेल्स अस दैट ही केप्ट लुकिंग एट द फ्लावर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मैं निहारता रहा। तो ये जो रिपीटिशन है वो क्या बता रहा है? कि पोइट जो है काफी लंबे समय तक उन फ्लावर्स को निहारता रहा, घूरता रहा, देखता रहा, आनंद के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ में वो इनको देखता रहा, ठीक है। फिर देखें, बट लिटल थॉट, ग्रामर में आप जानते ही हैं, लिटल अकेला आ जाता है तो इसका मतलब मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। लिटल थॉट का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं सोच पाया, मैं सिर्फ आनंद ले रहा था, मेरा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा था, मेरा दिल जो है ना वो काम कर रहा था। अर्थात मैं सिर्फ उस दृश्य को देख करके खुश हुए जा रहा था, सोच कुछ भी नहीं रहा था। बट लिटल थॉट, कुछ मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, सिर्फ मैं तो उस दृश्य को देख कर, उस लैंडस्केप को देख करके भाव विभोर हो रहा था, आनंद की अनुभूति कर रहा था। वॉट वेल्थ द शो मीन्स दिस साइट, ये जो दृश्य जो था, इस दृश्य ने न जाने कैसी दौलत दे दी मुझे। टू मी हैड ब्रॉट, अर्थात ये दृश्य जो है मेरे जीवन में न जाने कैसी दौलत लेकर के आया। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑफ्ट, यहां पर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, तो इसको पूरा आप यूं भी पढ़ सकते हैं। ऑफन अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके आप अक्षर या अक्षरों को क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई, कहता है उस वक्त सिर्फ मैं उनको देख रहा था, आनंद ले रहा था, और मुझे न जाने कैसी दौलत मिल गई इस दृश्य को देख करके, कि इन फ्यूचर, जब भविष्य में जब कभी मैं फुर्सत के क्षणों में अपने काउच पर लेटता, इन वैकेंट का मतलब खाली समय में, और अथवा इन पेंसिव मूड, पेंसिव मीन्स थॉटफुल या विचारशील अवस्था में मैं क्या करता? लेटता, तो क्या होता? तो वो देखिए क्या होता आगे। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फिर से किसके लिए आ रहा है? डैफोडिल्स के लिए ही आ रहा है निश्चित तौर पे, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन, फ्लैश अपॉन का मतलब अचानक से, जैसे कोई बिजली कौंधती हो, अचानक से वो आपकी नजरों के सामने आ जाते हैं। आप आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, थॉटफुल विचारपूर्ण मुद्रा में लेटे हुए हैं अपने काउच पे, और अचानक से वही डैफोडिल्स के दृश्य बार बार जो हैं आ जाते हैं। दैट इनवर्ड आई जो है, आंखें बंद करके लेटा तो ही है, यहां पर इसका मीनिंग एक और निकलता है, वो है स्पिरिचुअल आई। तो अपनी जो बंद आंखों से जो मेरी दुनिया है, उसमें जो मेरी जो स्पिरिचुअल आईज है, उससे मुझे ये बार बार दिखाई देते हैं। विच इज, और ये जो दिखते हैं ना, ये बार बार दिखते हैं, ये एक्ट जो है, देखिए यहां पर विच किसके लिए आ रहा है? इस पूरे सेंटेंस के लिए रिलेटिव क्लोज के तौर पे यहां पे प्रयुक्त हुआ है। विच इज द ब्लिस का मतलब क्या होता है? अत्यंत आनंद की स्थिति, ऑफ सोलिट्यूड, और सोलिट्यूड मतलब क्या होता है? एकांत है। अर्थात जब मैं आंखें बंद करके इस तरह से लेटा हुआ होता हूं, और मेरी जो अंदर की निगाहें हैं, स्पिरिचुअल आई है,
वो वापस किसको देखती हैं? उन डैफोडिल्स को देखती हैं। और ये जो देखना होता है, ये जो क्रम होता है देखने का, ये मेरे लिए क्या है? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है। अर्थात उस एकांत में मेरे लिए आनंद की, परम आनंद की, जैसे ईश्वर के साथ हमारा मिलाप हो रहा है, वो परम आनंद की स्थिति है। आप इसको कह सकते हैं एकांत में परम आनंद। क्लियर? तो यहां पर इस तरह से ये इसको क्या करता है? ट्रीट करता है। ठीक, फिर और देखिए, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। और जब ऐसा होता है, जब मैं अकेला बैठा हूं, मुझे डैफोडिल्स की याद आई है, तो क्या होता है फिर? उसका परिणाम क्या निकलता है? एंड देन उसका परिणाम क्या निकलता है? माई हार्ट, मेरा हृदय, फिल्स विद प्लेजर, फिल्स विद प्लेजर फिल्स, बिल्कुल खुशी से भर जाता है। अब यार हृदय, खुशी, खुशी किसको होती है? इंसानों को। अगेन पर्सोनिफिकेशन यार, फिर से किसका प्रयोग कर गया? पर्सोनिफिकेशन का यहां पर प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हृदय जो है वो बल्लियां उछलने लग जाता है, डांस करने लग जाता है। किसके साथ में? मन ही मन में उन डैफोडिल्स के साथ में। तो अगेन फिर से यहां पर किसका प्रयोग चल रहा है? पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग जो है यहां पर किया जा रहा है। क्लियर? यहां पर फिर से पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। अभी आपने देखा ये जो स्टेंजा शुरू हुआ था, ये फोर से शुरू हुआ था, FOR। देखिए कहां गए ये रे, फॉर। इस स्टेंजा की शुरुआत जो है फोर से करके कवि यह कहने का अपना तर्क जारी रखता है कि फूल जो हैं उनके लिए एक वेल्थ लेकर के आए हैं। पिछली पंक्ति में था ये रहा, व्हाट वेल्थ। ठीक है, तो ये फूल जो है मेरे लिए एक बड़ी वेल्थ लेकर के आए, धन दौलत लेकर के आए हैं, एक प्रॉपर्टी लेकर के आए, वेल्थ लेकर के आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फूलों का दर्शन करके जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ये जो फूल हैं, इनका मैंने जो दर्शन किया, ये मेरे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कहते हैं कि जब भी वह अपने बिस्तर पर लेटते हैं, या सोफे पे लेटते हैं, काउच पे लेटते हैं, वैकेंट और थॉटफुल मूड में लेटते हैं, अर्थात खाली या विचारशील मुद्रा में लेटते हैं, तो डैफोडिल्स जो है उनकी इनर आई, इनवर्ड आई या इनर आई कह लीजिए, ठीक है, उनकी इनर आई अर्थात आंतरिक आंखें जो हैं, यानी उनकी कल्पना जो है, उस पर ये बार बार फ्लैश अपॉन होते हैं, चमकते हैं। फ्लैश अपॉन, चमकना। ठीक, फिर आगे क्या बोलते हैं कि जब भी मैं अकेला होता हूं, पोइट कहता है, कवि कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब भी मैं अकेला होता हूं तो डैफोडिल्स जो है उसके लिए एक चिरस्थायी स्मृति बन जाते हैं। ठीक है, चिरस्थायी आनंद की स्थिति बन जाते हैं, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और इसीलिए इसको ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड अर्थात एकांत में परम आनंद की स्थिति, या अ ब्लेसिंग ऑफ स्टेइंग अलोन, ऐसा इसको कहते हैं। और जब भी अपनी कल्पना में फूलों को देखते हैं, डैफोडिल्स को देखते हैं, तो उनका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और उसका मन नाचते हुए डैफोडिल्स के साथ में नृत्य करने लगता है। तो इससे हमें यहाँ पर पोइट की जो इंटेंस फीलिंग्स हैं, गहन भावनाएं हैं, उनका पता चलता है। कवि जो है लैंडस्केप को अर्थात परिदृश्य को चित्रित करने और अपने मन को इतनी सरल भाषा और इतने सरल रूप में व्यक्त करने में सक्षम है, जो वास्तव में किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। और यही वजह है, यही कारण है, ये जो पोएम है डैफोडिल्स है, ये इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा मेंशन करी जाने वाली सब्जेक्टिव पोइट्री में से एक रही है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इस पोएम के, तो चलिए स्ट्रक्चर पे चलेंगे। एक स्लाइड ले लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है इसका, तुरंत आपको पढ़ते से ही याद हो जाना है, बिल्कुल कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी, बहुत सरल सिंपल है। ठीक है,
इसकी फॉर्म बहुत सिंपल है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसका खुद का मानना ही क्या था कि जो कॉमन मासेस की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री की। तो कुल मिलाकर के इस पोएम में 4 स्टेंजाज हैं, 4 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स, 4 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स, यानी 4 हैं, 6 लाइन्स हैं, कुल मिलाकर के 24 लाइन्स की ये पूरी पोएम है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप राइम स्कीम की बात करते हैं, राइम स्कीम बहुत ही सिंपल है, ए बी सी सी। राइम स्कीम ए बी सी सी, यानी पहली पंक्ति तीसरी से मैच करती है, दूसरी चौथी से मैच करती है, और फिर आपको एक कपलेट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक राइमिंग कपलेट जो है आपको लास्ट में मिल जाता है, जो आपस में राइम करता हुआ नजर आता है। द पोएम इज ऑल्सो रिच इन इट्स यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। लगभग हर दूसरी पंक्ति में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रयोग मैंने आपको करके बताए हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच जो है उसमें भी काफ़ी परिपूर्ण नजर आती है। और इस पोएम का यदि मैं कंक्लूशन करूं तो अंत में मैं यही कहूँगा कि एक रियल पोएम है, रियल पोएम का एक ग्रेट एग्जाम्पल है, जो कि कवि के द्वारा कही गई पंक्ति, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, पावरफुल फीलिंग्स, उसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे वर्ड्सवर्थ खुद कहता था, उसका ये कहना था, यदि आप कविता लिखना चाहते हैं तो आपने जैसे कोई अनुभव किया, उस अनुभव से आपकी भावनाएं जुड़ी, और वो भावनाएं यदि इतनी पावरफुल हैं तो फिर वो अपने आप ही काव्य का या पोइट्री का रूप धारण करके बाहर जरूर निकलेंगे। अर्थात इसको कहा इसने स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, और जैसा ये कवि ने स्वयं कहा है। तो चूंकि कविता जो है स्वयं कवि की भावनाओं को व्यक्त करती है, इसलिए ये एक सब्जेक्टिव पोएम भी है, और रोमांटिसिज्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक चीज भी है। साथ ही इसमें प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करने का भी संदेश है। जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है और उसकी संगति का आनंद लेता है, वह कभी उदास या अकेला महसूस नहीं करता। प्रकृति मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है, आशीर्वाद है, और इसमें हमारे दुखों को ठीक करने और हमें फिर से जीवंत बनाने की शक्ति है। यही पूरा संदेश जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस डैफोडिल्स के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और भी साथियों को हमारे साथ जोड़िए ताकि वो लोग भी सफल हो सकें। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।